हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। चलिए भाई, बहुत दिन से मैथ कर रहे थे हम लोग। आइए आज फिजिक्स शुरू करते हैं। और फिजिक्स में टर्म 2 में जो सबसे पहले जो आता है वो हमारा ग्रेविटेशन है। तो हम लोग ग्रेविटेशन को आज स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स का आनंद उठाते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये रहा ग्रेविटेशन। तो आइए भाई देखिए ग्रेविटेशन है क्या। तो ये बड़ी फेमस फोटो हमारी, जिसमें न्यूटन अंकल बैठे हुए हैं सेब के पेड़ के नीचे, जैसा कि आपने सुना होगा कई बार। तो ये हमारा एप्पल है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो न्यूटन अंकल थे या न्यूटन सर थे, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे, तो एकदम से एप्पल ऊपर से नीचे गिरा। तो उसको देखते देखते इनके मन में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया कि भाई ये एप्पल टूट के नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। अब अगर उन्होंने उस दिन सेब ना देखा होता तो शायद आपको ग्रेविटेशन ना पढ़ना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं देखते तो कोई और देखता, है ना। तो ग्रेविटेशन तो पढ़ना ही पड़ता। तो ग्रेविटेशन है क्या। तो न्यूटन ने जब देखा कि ये सेब नीचे आया तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आखिर ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों आया, या जो भी चीजें हम ऊपर से छोड़ते हैं तो हमेशा नीचे की ओर ही क्यों आती हैं, ऊपर की ओर क्यों नहीं। ऐसे मतलब मान लो ये यहां पर है और इसको मैं रैंडमली बस छोड़ दूं तो ये ऊपर क्यों नहीं जाता, हमेशा किधर आता है, नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर बाय नॉर्मल अपने ही टेंडेंसी के थ्रू ये नीचे आ जाते हैं। ऊपर भेजना तो भेज सकते हैं, लेकिन ऊपर के लिए आपको फोर्स लगा के फेंकना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता है। लेकिन नीचे के लिए आपको थ्रो नहीं करना पड़ता, लेकिन ऊपर की ओर पकड़ के हाथ हटा लूं तब भी नीचे की ओर गिर जा रहा है। तो हर चीज ऊपर से नीचे गिर रही है अर्थ में। तो इनके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं पे ग्रेविटेशन की स्टार्टिंग होती है हमारी। तो जब इन्होंने इसको स्टडी किया और पाया कि कोई ना कोई एक फोर्स है जो हर एक चीज को अर्थ अपनी ओर खींचती है उस फोर्स से। तो उस फोर्स का नाम इन्होंने क्या रखा, ग्रेविटेशन रखा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज है, इस मार्कर को मैं छोड़ दूं ये नीचे गिर रहा है, या आप है अपनी छत से बालकनी से बाहर आ जाइए थोड़ा सा जहां पर छत ना हो, जंप कर जाइए आगे की ओर, तो आप अपने आप किधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, हाथ पैर भी टूट जाएंगे, वो बात अलग है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है। तो जब इन्होंने ये तो हो गया कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ नीचे की ओर खींच रही थी, लेकिन जब इन्होंने और स्टडी किया तो पाया कि दुनिया में कोई भी चीज, जैसे कि ये दो मार्कर है, इन दोनों में क्या है, मास है। तो ऐसे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें मास हो, और मैटर है तो हर एक मैटर में मास तो होता ही है। तो दुनिया की हर वो चीज जिनमें मास है तो वो हमेशा एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। उस फोर्स को क्या नाम दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया गया। न्यूटन इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इसीलिए हम इसको ग्रेविटी के नाम से पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स हैविंग मास अट्रैक्ट्स all other objects having mass towards itself with a force that is called gravitational force या gravitational force of attraction, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ये A है, एक ऑब्जेक्ट ये B है, इसमें भी मास होना चाहिए। मान लीजिए इसका मास कुछ ma है और इसका मास कुछ mb है। तो अगर ये रखे जाएंगे एक दूसरे के पास तो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स से। ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, वो जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा।
तो अब आप बोलोगे सर यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। जी हाँ, जैसे कि मैं इस कमरे में खड़ा हूं तो इस कमरे में जितनी भी चीजें रखी हैं मास वाली, जैसे चेयर्स रखी हैं, कैमरा है, ट्राइपॉड है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, मार्कर है, हर चीज, दरवाजा है, दीवार है, छत है, सब ये इन सब चीजों को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, अट्रैक्ट कर रहा हूं, और ये सारी चीजें भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, खींच रही हैं। फिर आप ये बोलोगे फिर सर ये मार्कर को हमको उठाना क्यों पड़ता है, हम तो बस यहीं से ऐसे करें और मार्कर उठ के हमारे हाथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो हर चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सारी चीजें आके हमारे ऊपर चिपक क्यों नहीं जाती हैं? तो बेटा चिपक इसलिए नहीं जाती हैं हम लोगों से आके क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जितने भी हमारे नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए, तो और ये चारों फोर्सेस हो गए, तो इनमें जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, बहुत ही वीक फोर्स है, इसका अमाउंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए जब हम अर्थ की सरफेस पर हैं तो अर्थ का और हम पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ में आता है, मार्कर को छोड़ा तो अर्थ नीचे खींच लेती है, लेकिन हम मार्कर को अपनी तरफ, जैसे मैं हाथ, ये देखो मैं अपना हाथ कर रहा हूं, बोल रहा हूं मार्कर ऊपर आ जाता है, ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि मेरा हाथ इस मार्कर को ऊपर की ओर खींच रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि जो मेरा और मार्कर के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना कम है कि इस मार्कर को उठाने के लिए काफी नहीं है, तो इसलिए ये सारी चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होके हमारे पास आके चिपक नहीं जाती हैं, क्योंकि इनका मास क्या है, काफी कम है, और इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे ही वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इन फोर्सेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अगर आप स्पेस में चले जाएं और दो चीजों को एक दूसरे के पास छोड़ दें, तो अगर ठीक ठाक मास हो, क्योंकि बहुत कम फोर्स लगता है अगर मास बहुत कम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बिल्कुल बहुत धीरे धीरे सही, लेकिन एक दूसरे के नजदीक आएंगे। भले उनको एक दूसरे के नजदीक आने में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन धीरे धीरे ये नजदीक आएंगे अगर कोई इधर उधर का और कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पर एयर है, एयर का फ्रिक्शन है, अर्थ का फोर्स है, और बहुत सारे इधर उधर के फोर्स हमारे आसपास लग ही रहे हैं। ठीक है, तो इन सब फोर्सेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हमको समझ में, आपस में चीजों के बीच में नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स हैविंग मास attracts all other objects towards itself with a force that is called gravitational force of attraction। ठीक है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बोला, लेकिन हमेशा हमने सेंटेंस में बाद में बोला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो बात ये आती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया या फिर हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इन फोर्सेस से डिफरेंट कैसे है? ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, तो वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। किस तरह का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज लाइक मां का प्यार। तो मां हमेशा अपने बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कभी लात मार के दूर नहीं भगाती है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया या मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये हो गया जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड क्या होता है? वो सुना है ना राहत इंदौरी का कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, लेकिन कभी कभी अपन लोग जाते हैं, है कि नहीं? ज्यादातर पहले जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाए चले जाए चले जाए, लेकिन जब एक बार आप चले जाते हैं, कुछ दिन तो आप रहते हैं, इसके बाद आपको लात पड़नी शुरू हो जाती है, फिर भगाने। लेकिन माँ के साथ ऐसा नहीं होता, माँ हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करती है। तो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये कभी चीजों को रिपल नहीं करता है, दूर नहीं भगाएगा, हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ खींचेगा, जैसे माँ हमेशा अपने बेटे को अपने पास बुलाती है, अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें लगता है? चार्जेस में लगता है। तो सेम अगर प्लस माइनस अपोजिट चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर सेम चार्ज है तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल करेंगे नहीं करेंगे? और चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो तब भी ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह क्या होते हैं? ये रिपल्सिव नेचर के भी हो सकते हैं,
ठीक है, और फोर्स है उनमें रिपल्सन हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बाकी फोर्सेज में और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक ही डिफरेंस है। अगर एक जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा हो और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा हो, और आप कैसे क्लियर करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा ग्रेविटेशन है, तो इनको डिस्टिंग्विश करने का एक ही तरीका है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अगर चार्जेस आप चेंज कर देंगे, सेम चार्जेस कर देंगे तो रिपल्सन हो जाएगा, अपोजिट चार्जेस कर देंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशन हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो यही डिफरेंस है बाकी फोर्सेज में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इस यूनिवर्स का बाइंडिंग फोर्स। क्या है, बाइंडिंग फोर्स। कैसे, दुनिया में देखो ये जितनी भी स्टेबिलिटी है ना बेटा, ये ग्रेविटेशन की वजह से ही है। अगर ग्रेविटेशन ना होता तो मैं यहां खड़े होकर तुमको पढ़ा ना पा रहा होता, तुम वहां बैठ के तसल्ली से पढ़ ना पा रहे होते, कोई इधर जा रहा होता, कोई उधर जा रहा होता, कोई इधर उड़ रहा होता, कोई उधर उड़ रहा होता, सब ऐसा ही होता। कैसे, देखिए पहली बात करते हैं हम अपने और अर्थ के बीच की बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग कहां रहते हैं, अर्थ की सरफेस पर रहते हैं। कहां रहते हैं, अर्थ की सरफेस पे रहते हैं। तो बेटा मान लीजिए ये अर्थ है एक, और अर्थ पे एक पर्सन बैठे, हम लोग कहां रहते हैं, अर्थ की सरफेस पे रहते हैं हम सब। कितने लोग सोचते हैं कि हम सब अर्थ के अंदर रहते हैं, तो भैया याद रखिए हम सब अर्थ की सरफेस पे रहते हैं। कोई ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है, कोई साइड में रहता है, लेकिन रहते हम सब कहां हैं, अर्थ की सरफेस पर ही है, अर्थ के अंदर कोई नहीं रहता, ठीक है। तो हम सब ये इस तरह से यहाँ पर अर्थ पे इस तरह से रहते हैं, सब पब्लिक इस तरह से रह रही है, सब घर बने हुए इस तरह से, ठीक है। तो ये सब लोग हैं जो अर्थ की सरफेस पे रहते हैं पूरे बाहर से, और बाकी थोड़ी एयर है और इसके बाद क्या है, स्पेस है, ठीक है। हम सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे सर्कुलर मोशन कर रही है, घूम रही है, तो हमने आपको बताया था कि कभी भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसके ऊपर एक बाहर की ओर फोर्स लगता है। अगर आपको सर्कुलर मोशन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करिए, हमारे मोशन वाले चैप्टर में सर्कुलर मोशन का लेक्चर है, उसको आप जाके देखिए, वहां पे आपका सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, फिर ग्रेविटी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो हम लोग कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और अगर इसको बैलेंस करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सर्कल को छोड़ के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पत्थर को गोल गोल घुमाने के लिए हमें उसको रस्से में बांध के तब घुमाना पड़ता है, ऐसे खाली पत्थर को फेंक दे कि गोल फेंक दे तो हम गोल फेंक नहीं सकते। गोल मूव कराने के लिए, सर्कुलर मोशन कराने के लिए आपको उसको रस्सी से क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी फोर्स की, जो अंदर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करे, बैलेंस करे अंदर की तरफ, है ना। तो बेटा हम सब अर्थ की सरफेस पर रहते हैं तो हम सब के ऊपर एक क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा तो अगर अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं होगा तो हम सब तो उड़ जाएंगे, अर्थ हम लोग को घुमा के फेंक देगी और क्या हो जाएगा, अर्थ घूमी और सब दूर निकल गए, सब फेंक दिए, जैसे कि गोल गोल घुमा फेंक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दूर चले जाएंगे, यूनिवर्स में खो जाएंगे सब, मम्मी अलग पापा अलग हम अलग, ठीक है। तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे और अर्थ के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमारे इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। ये लगता है अर्थ में अंदर की ओर और सेंट्रीफ्यूगल लगता है अर्थ से बाहर की ओर। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और हम जो है अर्थ की सरफेस पे आराम से बने रहते हैं। आई बात समझ में?
नहीं आई बात समझ में? तो इस तरह से अर्थ की सरफेस पे हम लोग टिके हुए, समुद्र, पानी, जो भी चीज अर्थ में है वो इसी वजह से टिकी हुई है, जो कि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्योंकि अर्थ गोल गोल अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो हम सबको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के क्या कर देती, फेंक देती। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस कहां आती है? ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस जो दूसरी आती है, तो आप सबको पता है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, तो जितने भी प्लैनेट जो रोटेट कर रहे हैं, ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जब ये सन के चारों ओर गोल गोल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन ही तो कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, इलेक्ट्रिकल पाथ है, लेकिन काफी हद तक हम सर्कुलर मान सकते हैं, सर्कुलर के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो अर्थ है, हम अपनी अर्थ की बात करते हैं, ये रही अर्थ। तो अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही है सन के चारों ओर, तो अर्थ पे भी क्या लगेगा, बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो अर्थ भी यानी कि सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, तो अर्थ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो अर्थ भी बाहर की ओर फिर जाएगी और सन को छोड़ के कहीं दूर निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि सन और अर्थ के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन अपनी ग्रेविटी से अर्थ को अपनी तरफ खींचता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। तो इधर आ जाता है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाहर की ओर लग जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सन और अर्थ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और अर्थ अपनी एक्सिस का नाम अपनी ऑर्बिट में लगातार क्या होती रहती है, घूमती रहती है। वरना अर्थ क्या हो जाएगी, अपनी ऑर्बिट को छोड़ के कहीं दूर निकल जाएगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। तो देखो हम लोग अर्थ पे रुके हुए हैं ग्रेविटी की वजह से, अर्थ सन की ऑर्बिट में अपनी रुकी हुई है ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, और आते हैं भाई, आपने समय देखा कि अर्थ है हमारी, अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है, चंदा मामा, मून, द सुपर मामा, चंदा मामा। तो चंदा मामा भी अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं कि नहीं घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब चंदा मामा अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, तो चंदा मामा के ऊपर भी क्या लगेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। जितने लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से प्रॉब्लम, तो प्लीज एक बार देख लीजिए भाई क्या होता है। जब भी कभी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है, तो नेचुरली अपने आप जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा, जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा नेचुरली, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन करती है तो उसके ऊपर एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में नेचुरल फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और जब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप बैलेंस कराएंगे अंदर की ओर इसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी फोर्स से, तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चंद्रमा मामा के ऊपर, चूंकि चंद्रमा मामा भी घूम रहे हैं धरती माता के चारों तरफ, तो इनके ऊपर भी एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो चंद्रमा मामा भी दूर उड़ जाएंगे, कहीं खो जाएंगे, धरती माता तो भाई बहन क्या हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मून और अर्थ के बीच में भी क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी है, मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, तो वो जो मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अंदर की ओर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल और अर्थ और मून के बीच की जो ग्रेविटी होती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और जो मून होता है वो अपनी ऑर्बिट में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो इस तरह से मून को भी अपनी ऑर्बिट में किसने रोक रखा है, ग्रेविटेशन ने रोक रखा है। तो देखिए हम भी ग्रेविटी की वजह से टिके हुए हैं, अर्थ भी सन की ऑर्बिट में ग्रेविटी की वजह से रुकी हुई है, मून जो है वो अपनी ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर ग्रेविटी की वजह से रुका हुआ है। तो सोचो अगर ये ग्रेविटी ना होती तो मैं भी ना होता और तुम भी ना होते, ठीक है। तो ग्रेविटी ही है जो इस पूरी दुनिया को अपनी जगह पे, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल बोले तो मतलब यूनिवर्स के जो बड़े बड़े प्लैनेट और ये सब सैटेलाइट्स वगैरह जो भी है, तो ये सब क्या है, ये सेलेस्टियल बॉडीज ही है, ठीक है। तो ये सब अपनी अपनी ऑर्बिट पे या अपने अपने पाथ पे मूव कर रहे हैं, जो फिक्स्ड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं किसी भी प्लैनेट या स्टार के चारों ओर, तो वो ग्रेविटी की वजह से ही कर पा रहे हैं, वरना सब
अपनी अपनी ऑर्बिट छोड़ के रैंडमली इधर उधर भाग जाते। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन है ये यूनिवर्स का क्या है, ये बाइंडिंग फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में बांध कर रखता है। क्या करता है, बांध कर रखता है। तो ग्रेविटेशन इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से मैसेज में क्लियर करूंगा। ठीक है, आप जो नंबर हमारे आते हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं तो उन पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टा में आ जाइए आप। इंस्टाग्राम पे कोई यार फॉलो नहीं कर रहे हो आप लोग, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत कम है। ठीक है, तो प्लीज यार इंस्टाग्राम पे आके कोई फॉलो करो, अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। हमारी फेसबुक आईडी है, वहां पर जाइए, फिनिक्स क्लासेस को फॉलो करिए। वहां पर आपको जो पोस्ट करना है वो पोस्ट करिए, क्वेश्चन पूछिए, हमें अच्छा लगेगा बताने में। ठीक है, लेकिन बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे लेते रहिए और फिजिक्स सीखते रहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रेविटेशन की बात हो गई कि ग्रेविटेशन कब कहां, और मतलब ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस की बात हो गई हमारी। ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज के बीच में लगता है, ये भी बात हो गई। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, ग्रेविटेशन क्या है, नेचुरल फोर्स है और ये मास की वजह से प्रोड्यूस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने का कारण क्या, कल को पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, चार्ज की वजह से लगता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, चार्ज के मूवमेंट की वजह से लगता है। रुके हुए चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो मूविंग चार्ज होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो भैया ये मैग्नेटिज्म क्यों प्रोड्यूस होता, सॉरी ये ग्रेविटेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से ग्रेविटेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ग्रेविटेशन के प्रोड्यूस होने का जो फंडामेंटल रीजन है वो है ऑब्जेक्ट्स का मास। जिस पर मास होगा, जिसके पास मास होगा, तो जो मास होते हैं ना, सब्सटेंस का जो मैटर होता है, तो दुनिया का हर एक मैटर दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और मैटर में मास होता ही है, तो वही मैटर को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, जिसे हमने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसे हिंदी में ग्रेविटेशन को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्व आकर्षण कहते हैं। तो नाम में ही देखिए गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व प्लस आकर्षण, आकर्षण मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रेविटेशन का फंडामेंटल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता कितना है। ये तो पता चल गया क्या, क्यों और कैसे लग रहा है, लेकिन कितना फोर्स लगेगा, ये दो मार्कर मैंने रख दिए, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो ये कितना लग रहा होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मिस्टर न्यूटन अंकल आता है, तो आइए उसको करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो शायद आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है अच्छे से, आई गेस कि आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, एक बार आप चाहें तो रीड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज, तो अब देखिए क्या होता है, अब आप समझिए सीधे सीधे। तो पहले तो ये हो गया कि अट्रैक्ट करता है, मास से, ये सब हो गया। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास रहा m1, ए ऑब्जेक्ट हो गया। एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी रहा जिसका मास मान लेते हैं कुछ m2 है। ठीक है, तो इसका मास क्या हो गया, m2 हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। आई बात समझ में। तो देखिए पहली चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। क्या है, म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो लोगों पे आपस में लगने वाला फोर्स है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये मान लीजिए अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मून जो होगा वो अर्थ को पे ज्यादा फोर्स लगा देगा या जो अर्थ होगी वो मून पे कम फोर्स लगा देगी। फोर्स दोनों क्या लगाएंगे, बराबर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बराबर ही लगाएंगे। जितना फोर्स अर्थ मून पे लगाएगी उतना ही फोर्स मून जो होगा वो अर्थ पे भी लगाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ जो फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस बराबर ही लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि दोनों अलग अलग फोर्स लगाएं कि एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है तो ज्यादा वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा हल्के वाले पे।
ऐसा नहीं होगा। जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा, पहली चीज। अच्छा कितना होगा अब ये देखते हैं। तो जब हमने पाया कि भाई तो मान लीजिए दोनों पे एफ का फोर्स लग रहा है, बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट होगी, भाई ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो होगा इस पे, तो बी का ए पे क्या लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, और ए का बी पे ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक है, लेकिन फोर्स दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से कुछ डी डिस्टेंस पे रखे हुए, कहां रखे हुए हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है टोटल वो मान लीजिए डी है। तो जब न्यूटन भैया ने प्रैक्टिकल किया इसको प्रैक्टिकली, तो उन्होंने पाया, क्या पाया कि F was proportional to mass of the first object। क्या, आइए देखिए, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट हो गए हमारे, ठीक है। तो अब जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो पाया गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जो पहला ऑब्जेक्ट था अगर उसका मास बढ़ा दिया गया तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ जाता है, उसका मास घटा देते तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन घट जाता है। इसका मतलब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना कि दोनों में सेम चेंज आए, एक दूसरे को सेम इफेक्ट करे, मतलब पहला अगर इंक्रीज हो जाए तो दूसरा भी उसकी वजह से इंक्रीज हो जाए, अगर पहला डिक्रीज हो जाए तो दूसरा भी उसकी वजह से क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो F वाज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, और देखा तो पाया F वाज प्रोपोर्शनल टू सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, कि दूसरे ऑब्जेक्ट का भी मास अगर बढ़ रहा था तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उनके पीछे बढ़ जा रहा था, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो अगर मास घट रहा था तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था वो घट जा रहा था, ठीक है। फिर उनके डिस्टेंस के बारे में देखा तो उन्होंने पाया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस था, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस लेते हैं टोटल, है ना, तो टोटल जो डिस्टेंस थी यहां से लेकर यहां तक की, ये पूरी, इसको क्या नाम दिया, डी नाम दे देते हैं, तो ये, तो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, कि डिस्टेंस जितना बढ़ रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होता जा रहा था, और डिस्टेंस जितना कम हो रहा था यानी जितना नजदीक आ रहे थे सब्सटेंस तो उनके बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। तो यानी कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया स्क्वायर पे, तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तीनों को अगर हम मिला के लिख दें तो F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब आप सभी जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के चलिए इक्वल लगा देते हैं, तो F इक्वल टू हो जाएगा। अब जब प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगाया तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इस वाले केस में जो कांस्टेंट रखा गया उसका नाम रखा गया कैपिटल जी, क्या नाम रखा गया, कैपिटल जी, ठीक है, और बाकी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर तो आ ही जाएगा, तो m1 m2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल टू जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फोर्स of gravitation between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। तो this is called universal law of gravitation हो गया। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो कभी भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है वन ऑब्जेक्ट है, एक है दूसरा ऑब्जेक्ट, और उनके बीच का मान लीजिए कुछ डी डिस्टेंस है, तो उनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, जी इंटू पहले का मास इंटू दूसरे का मास डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, तो आपको उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब ये क्या है,
एक फोर्स है, क्या है, एक फोर्स है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फोर्स की यूनिट हमेशा क्या हो जाएगी, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, पहली चीज। दूसरा ये जी आया, ये कौन है भैया, तो जी को याद कर लीजिए, इसकी यूनिट वैल्यू सब पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आपको रटा होना चाहिए हमेशा। तो जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.7 इंटू 10 की पावर -11, ये तो हो गई वैल्यू। और यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेज़ टू द पावर -2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट क्या होती है और वैल्यू क्या होती है, तो ये दोनों चीजें आपको। कई बार क्या करते हैं, न्यूटन को हम देखेंगे क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं वो लोग। तो इसकी अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट यूनिट की हम बात करें, नॉर्मली तो हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में घुमाने के लिए आपको न्यूटन को भी ओपन कर देते हैं। तो न्यूटन को अगर हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाकी आ जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किलोग्राम की पावर -2 और सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी किसकी यूनिट, कैपिटल जी की यूनिट बन जाएगी, बिल्कुल फंडामेंटल टर्म से, मीटर क्यूब किलोग्राम पावर -2 सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट हो गई। बाकी नॉर्मल तरीके से आपको सिर्फ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर याद रखनी है, यही आपकी यूनिट हो जाएगी। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आएगा समझ में, कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और याद रखिए ये जो कैपिटल जी है ना, जो आप बचपन से स्मॉल जी सुन रहे हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में वही रिश्ता है जो आपका ओबामा के साथ है कोई रिश्ता क्या, ठीक है। तो जो रिश्ता आपका और ओबामा का है वही रिश्ता कैपिटल जी और स्मॉल जी का, यानी कि कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल जी से स्मॉल जी को बिल्कुल रिलेट करने की कोशिश मत करना, स्मॉल जी एक अलग चीज है, कैपिटल जी एक अलग चीज है, ठीक है। कैपिटल जी जो है वो एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, दुनिया में कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, संसार खत्म हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, जी की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी, कहीं पर चेंज नहीं होगी। आप यहाँ अर्थ में रहिए, आप मून पे चले जाइए, आप सन पे चले जाइए, आप जुपिटर पे चले जाइए, आप मिल्की वे में कहीं चले जाइए, आप मिल्की वे के बाहर चले जाइए, एंड्रोमेडा में चले जाइए, किसी भी गैलेक्सी में आप चले दुनिया में, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ही रहेगी। ये किसी भी कंडीशन में चेंज होने वाली नहीं है। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आप किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू जी, जिसकी वैल्यू आपको पता ही होती है, ऑब्जेक्ट का मास आपको दिया होगा, डिस्टेंस पता होगी, स्क्वायर से डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रेविटेशन की आज हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार चैनल में है तो सब्सक्राइब करिए, रेगुलर देखते हैं तो लाइक भी करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूला करो यार, है ना। और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।